लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक बार फिर से भीम बैच के अंतर्गत लिविंग वर्ड में एमसीक्यू डीपीपी 2। आज के एमसीक्यू की बड़ी खास बात ये होगी कि लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज की क्लास को स्टार्ट देते हैं अब। और पहला क्वेश्चन आपके पास रहा, पहला क्वेश्चन करोगे या पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे? एनसीईआरटी वैसे आप पढ़ चुके होंगे, इस पेज पर विशेष फोकस करेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ व्हाट इज लिविंग, व्हेन वी आर ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक exhibited by living organism: growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately. As unique feature of living organisms, one can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self organize, intact, and emergency to this list. Let us try to understand each of these. All living organisms grow. देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ में खास बात यहां पर यह थी कि इन्होंने बताया कि लिविंग बायोलॉजिकली हम उसको कहते हैं जिसमें ग्रोथ होती है, जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है और बेटा जिसमें रिप्रोडक्शन होता है और जिसमें कॉन्शियसनेस होती। इन चार चीजों के बारे में यहां से यहां तक आपको एनसीईआरटी में बताया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग। तो इस पेज को एक बार जरा ध्यान से आप पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, पेज नंबर 3 एनसीईआरटी का। और बार बार मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी का को लाइन टू लाइन आज हमें पढ़नी है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ इंक्लूड इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन लेंथ, बोथ ए एंड बी। जल्दी से बताइए आंसर, आंसर बताइए बेटा। चलिए आज कोई बात नहीं, अगली बार से एनसीईआरटी पढ़ना है साथ साथ। पेज लगा लूंगा मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का। देखो यहां पर आपको बताया गया था कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि का मुख्य लक्षण है द्रव्यमान में वृद्धि, संख्यात्मक वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, या ए एंड बी बोथ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। सही आंसर क्या आएगा बेटा इसका? डी। चलिए बात करते हैं अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे अगर यहां पर हम लोग, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय, एक कोशिकीय सजीव वृद्धि करते हैं सेल इलॉन्गेशन के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा, एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, नन ऑफ दीज। कोशिका दीर्घीकरण के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा, जीवित पदार्थ के ऊपर किसी पदार्थ का जमा होने के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। खास बात क्या है, इसका आंसर कहां है? पेज नंबर 4। क्वेश्चन का लेवल इजी मॉड है बेटा, इजी मॉड का क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर देना 30 सेकंड में।
देखो स्पष्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी की लाइन कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। एक कोश की सजीव में वृद्धि जो होती है वो किसके द्वारा होती है? कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। आंसर क्या आएगा इसका? बी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे अब हम लोग? तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन यहां पर ध्यान दे, लिखा हुआ माउंटेन boulders and sand mounds also grow, but they are not considered as living organisms because they grow by पहाड़, बिल्डिंग्स और रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन इनको सजीव वृद्धि के अंतर्गत नहीं माना जाता है। क्यों? पहला ऑप्शन है एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर इनर सरफेस, चूंकि इनकी आंतरिक सतह पर पदार्थ जमा हो जाते हैं। दूसरा, द डिवीजन ऑफ देयर पार्टिकल्स, चूंकि इनमें पाए जाने वाले कण विभाजन करते हैं। सी, एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस, चूंकि इन पर जो पदार्थ है वो बाहरी सतह पर जमा होता है। और डी ऑप्शन में लिखा है ए एंड बी बोथ। जल्दी से बताइए बेटा। पेज नंबर 4, एनसीईआरटी का पेज नंबर 4। क्वेश्चन का लेवल सरल है, इजी मोड। जल्दी आंसर दीजिए। देखो बेटा, यहां पर एक बात की गई थी आपसे। क्या बात की गई थी? यहां पर बात की गई थी कि वृद्धि जो होती है वो सजीव और निर्जीव दोनों में होती है, लेकिन जो लिविंग ग्रोथ है, अगर बेटा हम बात करें लिविंग ग्रोथ की, तो लिविंग ग्रोथ कैसी होती है? इंट्रिंसिक होती है। कैसी होती है? इंट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? आंतरिक। यानी सजीवों में होने वाली वृद्धि आंतरिक पदार्थों के जमा होने से नहीं, शरीर के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन के बने हुए उत्पाद, उपापचयी अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उनके द्वारा हमारी आंतरिक ग्रोथ होती है। जबकि कोई भी निर्जीव, पहाड़ हो, रेत का टीला हो या कोई दीवार या बिल्डिंग्स हो, इसमें हमेशा क्या होता है कि बाहरी पदार्थ उसकी सतह पर जमा होते जाते हैं और बाहरी पदार्थों के जमा होने के कारण उनकी सतह में वृद्धि होती है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि नॉन लिविंग ग्रोथ कैसी है? नॉन लिविंग ग्रोथ बेटा होती है एक्सट्रेंसिक। कैसी होती है? एक्सट्रेंसिक होती है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। कैसी होती है? एक्सट्रेंसिक होती है। तो यहां पर पूरी बात को समझ गए? पूरी बात को समझे कि नहीं समझे? अब इसका सही आंसर आप बताओ क्या होगा? इसका सही आंसर है एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस, जिसकी वजह से माउंटेन्स, बुल्डर्स एंड सैंड माउंट्स यानी रेत के टीले ऊपरी पदार्थों के जमा होने के कारण ऊंचाई में बढ़ते हैं, यानी वृद्धि करते हैं। लेकिन यह वृद्धि वास्तविक वृद्धि नहीं है, यह वृद्धि जैविक वृद्धि नहीं है। बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इन प्लांट्स। एनसीईआरटी पेज नंबर 4। क्वेश्चन का लेवल है बेटा इजी। ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन बाय सेल डिवीजन। The growth is seen only up to a certain age. Growth occurs by the accumulation of material on the upper surface of their cells. Growth occurs only in certain cells. हिंदी में सुनो, बाद में कहते हो हिंदी नहीं बोलते हो। लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए जितने भी कथन हैं, इनमें पौधों की वृद्धि के लिए सही कथन को चुने। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पौधों में होने वाली वृद्धि उनके जीवन पर्यंत चलती रहती है। कोशिका विभाजन के द्वारा पौधों में जो वृद्धि है वो जीवन पर्यंत चलती है। दूसरा, द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। पौधों में वृद्धि एक निश्चित उम्र तक ही चलती है।
तीसरा, ग्रोथ अकर्स बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द अपर सरफेस ऑफ देयर सेल्स। पौधों में होने वाली वृद्धि उनके बाहरी सतह पर पदार्थों के जमा होने के कारण होती है। ग्रोथ अकर्स ओनली इन सर्टेन सेल्स। पौधों में वृद्धि केवल निश्चित कोशिकाओं में होती है। अब तो हिंदी हो गई, जल्दी से बोलो। इजी मार्ट का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है बेटा ए। देखो, आपको इस बारे में बात की गई थी, पिछली क्लास देखेंगे जहां पर मैंने इसको पढ़ाया था, तो वहां पर हमने बताया था आपको कि सदियों में होने वाली वृद्धि अलग अलग पौधों और जंतुओं में इनका टाइम अलग अलग होता है। पौधों में होने वाली वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, यानी लगातार कोशिका विभाजन के द्वारा लगातार पौधों में वृद्धि उनके पूरे जीवन में होती है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं किसकी, जंतुओं की, तो जंतुओं में जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय के बाद नहीं होती है। क्लियर हो गई बात? तो इसमें सही सेंटेंस केवल एक ही है, सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। ये पौधों के लिए नहीं, जंतुओं के लिए सही लिखा हुआ है। ये वाला जो पॉइंट है ये निर्जीवों के लिए लिखा हुआ है, और ये वाली बात दोनों के लिए गलत लिखी हुई है। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5th नंबर का है। The organisms that can multiply by fragmentation is a, पेज नंबर 4, more easy। क्वेश्चन सरल है, जल्दी जवाब देना है। पूछ रहा है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा प्रजनन किसमें होता है? फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में, प्रोटोनिमा मॉस में, इनमें से सभी। जल्दी से जवाब दो बेटा, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, जल्दी से जवाब दो बेटा। देखिए, ये बात आपको बताई गई थी कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा फंजाई, तंतुमय शैवाल और मॉस, ब्रायोफाइट्स होता है, उसमें एक प्रोटोनिमा अवस्था आती। इन तीनों में क्या होता है? इन तीनों में फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा प्रजनन होता है। आंसर क्या आएगा बेटा इसका? इसका आंसर आएगा 4। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, आज तो यार बिल्कुल सही सही सरल सरल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। आज आप सबको बढ़ चढ़ करके जवाब देना चाहिए, और आप जो जवाब देते हो उससे मैं मोटिवेट होता हूं और अच्छे क्वेश्चन लाने के प्रयास करूंगा। लेकिन बेटा एक बार खेलोगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में जोड़ो, और खुद भी ये नहीं कि आए 10 मिनट के बाद भाग गए फिर आए, ऐसे काम नहीं चलेगा, खुद को धोखा देते हो, है ना। तो प्रॉपर वे में बिना बात किए अपना काम करें, अपने आंसर हम तक सेंड करें, और इससे हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है और कितना किस बच्चे के साथ जुड़ने की जरूरत है। तो चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोडक्शन अकर्स बाई। ईस्ट और हाइड्रा में प्रजनन किस तरीके से होता है? कॉन्जुगेशन के द्वारा, स्पोरुलेशन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। संयुग्मन के द्वारा, इसकी हिंदी है संयुग्मन, बीजाणु निर्माण के द्वारा, मुकुलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, एनसीईआरटी पेज नंबर 4, क्वेश्चन का मोड है इसी। जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से बोलो। चलिए, इसका सही आंसर क्या है? बडिंग। इसका सही आंसर क्या है? बडिंग। कि ईस्ट और हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। मुकुलन क्या है? मुकुलन एक अलैंगिक जनन है। मुकुलन क्या है बेटा? मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन है मतलब क्या हुआ? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे ये ईस्ट सेल है, इसमें पहले एक इस तरीके से ऐसे एक बड निकलती है, इसीलिए इसको बडिंग कहते हैं। धीरे धीरे ये बड क्या होती? बड़ी हो जाती इस तरीके से, और बाद में ये पेरेंटल सेल अलग हो जाती है और बड अलग हो जाती, दोनों अलग अलग। यहां पर क्या हो जाएगा? दोनों अलग अलग
ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। ध्यान रखेंगे कि ईस्ट और हाइड्रा में होने वाला प्रजनन किसके द्वारा होता है? बडिंग या मुकुलन के द्वारा। और मुकुलन क्या है? यह एक अलैंगिक जनन का तरीका है। तो चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बिना बात किए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की आज के। इन अमीबा reproduction is synonymous with digestion, growth, locomotion, none of these. पेज नंबर 4 इजी मॉड। देखिए कह रहा है कि अमीबा में होने वाला प्रजनन किसके समानार्थी है? पाचन के, वृद्धि के, प्रचलन के, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करो बेटा। पाचन के, वृद्धि के, प्रचलन के, इनमें से कोई नहीं। अमीबा में होने वाला प्रजनन किसके समान है? जल्दी से आंसर बोलो। एनसीईआरटी का पेज नंबर 4। सही आंसर क्या आएगा? ग्रोथ। क्यों आएगा? देखो अमीबा की अगर बात करें, अमीबा की अगर बात करते तो अमीबा क्या है? अमीबा बराबर क्या है? मोनोसेलुलर। अमीबा हमेशा कैसा है? मोनोसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। और मोनोसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने क्या कहा था कि रिप्रोडक्शन, मैंने आपको बोला था कि एक कोश की सजीवों में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन एंड ग्रोथ आर साइनोनाइमस टू ईच अदर। यह बात पहले हुई थी कि एक कोश की सजीवों में, जैसे अमीबा वगैरह एक कोश की है, इन सभी में प्रजनन तथा वृद्धि एक दूसरे के साइनोनाइमस का मतलब क्या है? एक दूसरे के समतुल्य है। बटेगा तो प्रजनन भी होगा और साथ में संख्या भी बढ़ जाएगी तो ग्रोथ मानी जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस आर, पेज नंबर 4 इजी मॉड। पढ़ाई हुई बात है बेटा। मूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ऑल ऑफ दिस। ऐसे सजीवों के नाम बताइए जो प्रजनन नहीं करते। खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, बांझ, ह्यूमन मतलब जो नरमादा कह सकते हो, इनफर्टाइल बांझ, मनुष्य के नरमादा, और इनमें से सभी। जल्दी से बताओ इजी मोड का क्वेश्चन, जल्दी से बताइए बेटा। इसका सही आंसर है बेटा 4। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है, मैंने इसमें बताया था कि घोड़े और गधे की संतान को खच्चर कहते हैं और ये आगे चल के प्रजनन नहीं करते हैं। श्रमिक मक्खियां भी प्रजनन नहीं करते हैं। और इनफर्टाइल ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब बांझ होता है। तो ह्यूमन कपल जो होता है, जो इनफर्टाइल या बांझ होते हैं, वो भी प्रजनन नहीं करते हैं। देखो प्रजनन का मतलब यहाँ कॉपुलेशन से मत लगाना। रिप्रोडक्शन, प्रजनन तभी माना जाता है जब बच्चा पैदा हो। स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर उनको बच्चा नहीं होता तो उनको इनफर्टाइल ही माना जाएगा। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। बात समझ में आ गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। चलिए बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो पेज नंबर 4, क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम यानी मॉडरेट, ना कठिन है ना सरल है। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कॉलम 1 में ऑर्गेनिजम्स है, कॉलम सेकंड में मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि कौन किसके द्वारा जनन करता है ये देखना है। प्लेनेरिया, फ्रेगमेंटेशन, हाइड्रा, रीजनरेशन, फंजाई, बाइंडी फिशन, अमीबा बडिंग। अब जल्दी से आपको मिलाना है। देखिए सबसे पहले मिलाते हैं, चलिए मिलाते हैं। तो प्लेनेरिया किसके द्वारा करता है बेटा?
प्लेनेरिया हमेशा करेगा रीजनरेशन के द्वारा। हाइड्रा किसके द्वारा करेगा? हाइड्रा करेगा किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा करेगा। ठीक है। फंजाई कैसे करेगी? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। अब अमीबा बचा किसके द्वारा करेगा? बाइंडिफिशन के द्वारा करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो ए का आ जाएगा 2, बी का आ जाएगा 4, सी का आ जाएगा 1 और डी का आ जाएगा 2। डी का 2 तो पहले हो चुका है। 3 तो 24 13 ऑप्शन में देखो, कोड में कहीं दिया 24 13 बेटा, दिया है 24 13 पहले ही दिया है ए। इसका सही आंसर क्या आएगा? 24 13 यानी ए। क्लियर हुआ? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस पूछने का तरीका अलग था। सारी बातों को एक ही जगह पे पूछ लिया गया बेटा, समझ गए? चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन यहां पर ध्यान दें अगर, तो एनसीईआरटी का अगला पेज नंबर 5 इज इमोट द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकर्स इन आवर बॉडी इज। शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं के योग को कहते हैं एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, उपचय होगा, अपचय होगा, उपापचय होगा? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल्दी से बोलो। अरे यार आंसर टाइप किया करो जितने भी हो। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? सी। मैंने आपको कहा था कि शरीर में होने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उन सब का योगफल क्या कहलाता है? उपापचय। और उपापचय का क्या मतलब है? शरीर के अंदर होने वाली समस्त प्रकार की संगठनात्मक और विखंडनात्मक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाएगा? सम्मिलित रूप से बोलते हैं बेटा हम इसको उपापचय। क्लियर हो गई बात? चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहां पर है, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब इज। कभी कभी जो शरीर के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है यानी उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं, ये एक टेस्ट ट्यूब में यानी परख नली में भी संभव है। ये अभिक्रियाएं क्या होती है? सजीव, निर्जीव अभिक्रियाएं यानी नॉन लिविंग, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग्स। ना तो सजीव होती ना निर्जीव होती है। सम टाइम लिविंग एंड सम टाइम नॉन लिविंग्स। कभी कभी सजीव होती है, कभी निर्जीव होती है, डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर। और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी परिस्थितियां कैसी है। जल्दी से बताइए। देखो जहां जहां मैं कह रहा हूं कि पेज नंबर 5, तो इसका मतलब आप एनसीईआरटी लेके बैठो, जो क्वेश्चन है उसको अंडरलाइन करो, उस लाइन को कि यहां से सर ने क्वेश्चन को उठाया था। बेवकूफी मत करो, उस एनसीईआरटी की लाइन को हाइलाइटर से करो कि यहां से क्वेश्चन उठेगा। सबसे बड़ी बात कंपटीशन की यही होती है कि पढ़ते तो लाखों बच्चे, क्वेश्चन क्या आएगा ये समझना सबसे बड़ा खेल है। तुम पूरी किताब कर लो, अगर क्वेश्चन नहीं करते हो तो कभी कुछ नहीं होना, क्योंकि जो एमसीक्यू करेगा वही डॉक्टर बनेगा, हमारा पुराना स्लोगन है ये। चलिए बात करें अगले। तो बेटा यहां पर आपको मैंने बताया था कि जब कोई शरीर की अभिक्रिया जो होती है वो परख नली में होती है, तो ना तो वो जीवित होती है और ना ही मृत होती है। वास्तविक तौर पर वो कैसी होती है? जीवित अभिक्रियाएं ही होती हैं, चूंकि लेकिन जब वो टेस्ट ट्यूब या परख नली में कराई जाती है उस समय ना तो वो जीवित होती है और ना ही वो निर्जीव होती हैं। तो यहां पर आंसर आ जाएगा नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। इन दोनों के बीच की अवस्था को वो प्रदर्शित करती है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। जैसे एनसीईआरटी का पेज दिख रहा है ना आपको, ये तो ऐसे आप पेज में देखो, ये पेज इसलिए लगाया मैंने, इस पेज में कहां कहां से मैंने क्वेश्चन उठाया था, आपके पास जो भी है
उसको आप क्या करें, अंडरलाइन करें। बात समझ गए? देखो ये लिखा हुआ द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। अभी मैंने यहीं से क्वेश्चन उठाया था। द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग ऑफ द सम एक मिनट द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। लिखा कि नहीं लिखाई? तो ऐसे ही आप अपनी कॉपी में एक देखो ये लाइन मिली आपको, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग्स। ये मिला कि नहीं मिला? इसी तरीके से आप भी अपनी किताब को अंडरलाइन करें। सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है बेटा। आज अगले पॉइंट पर ध्यान दें। व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। ध्यान दें, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, इसलिए मेटाबॉलिज्म को क्या माना जाएगा? मेटाबॉलिज्म को बच्चों क्या माना जाएगा? मेटाबॉलिज्म निर्विवाद रूप से किसी भी सजीव का लक्षण है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जबकि रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन है, ग्रोथ में एक्सेप्शन है, मेटाबॉलिज्म में कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से आप अपनी किताब को अंडरलाइन करते जाएं, दोबारा के लिए हमेशा ध्यान रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन नॉट बी demonstrated outside the body in cell free system। इनकरेक्ट देखना है, जल्दी बताओ। अभी इसी पर बात कर रहे थे, एनसीईआरटी का पेज नंबर 5। देखो अभी अभी बात की जा रही थी यहां पर कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी सजीव हैं सब में उपापचयी अभिक्रियाएं होती है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। अभी अभी हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़वाया, यही लिखा हुआ था कि उपापचय सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के संगठन को, योगफल को उपापचय कहते हैं। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के योगफल को क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। अगला, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये लाइन भी अभी पढ़वाई थी मैंने आपको, पढ़वाई थी कि नहीं पढ़वाई थी? तो ऊपर वाली तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। अब अगर कोई गलत होगा तो चौथा होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। कैन नॉट, ये वाली बात गलत हो गई। रिएक्शन में बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम और इन विट्रो और इन टेस्ट ट्यूब। शरीर के अंदर कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनको हम कोशिका विहीन माध्यम परख नली में भी पूरा करा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर क्या गलत क्या है? यहां पर गलत है ये जो कैन नॉट लिखा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता है, जबकि ऐसा हो सकता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। इसका सही आंसर क्या है? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर नेक्स्ट की बात की जाए 13 की, तो एक बार फिर से, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। इट प्रूव दैट ए ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, हेंस ए इज रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ग्रोथ। पेज नंबर 5 क्वेश्चन का इजी मोड है। देखो कह क्या रहा है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। शरीर में होने वाली उपापचयी अभिक्रियाओं को जब हम परख नली में कराते हैं
तो वो सजीव नहीं होती, लेकिन श्योरली लिविंग रिएक्शन, लेकिन ये वास्तविक तौर पर क्या है, सजीव अभिक्रियाएं होती है। इट प्रूव दैट ए ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, हेयर ए इज। तो इनमें से ये ऊपर वाली अभिक्रिया क्या है, निर्विवाद रूप से एक शरीर का लक्षण हो सकता है, और वो निर्विवाद रूप से लक्षण है प्रजनन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी अभिक्रियाएं, वृद्धि। जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए बेटा। सही आंसर है इसका बी, लेकिन इसमें तो सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं बेटा। अब बी को पहले इसलिए चूंकि बी पहले लिख दिया गया, दोनों बातें हो सकती हैं इसमें। मोस्ट पिकुलियर आंसर इसका सी आएगा मेरी तरफ से। मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो, जिसके आधार पर यहां पर ये लिखा गया है। बात समझ में आई? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें हम लोग यहां पर, तो आइडेंटिफाई द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग: ग्रोथ, एबिलिटी टू मेक साउंड, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जिसके आधार पर हम सजीव को सजीव कह सकते हैं? वृद्धि, ध्वनि उत्पन्न करना, प्रजनन करना, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। देखो बेटा, ग्रोथ में एक्सेप्शन है, इसमें अपवाद है। क्योंकि क्या बताया मैंने, ये बताया आपको कि ग्रोथ निर्जीवों में भी होती है, साउंड निर्जीव भी उत्पन्न करते हैं, रिप्रोडक्शन में मूल वर्कर भी सभी इसके बारे में हो सकते हैं। इसके बाद रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली यानी बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया जो होती है, वे केवल कौन करा सकता है? ये केवल सजीव करा सकते हैं। तो बेटा इन सभी में सजीवों का निर्विवाद लक्षण जो है वो कौन सा है? सजीवों का निर्विवाद लक्षण होता है वातावरणीय उद्दीपनों को ग्रहण करके उस पर प्रतिक्रिया को व्यक्त करना। सही। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आप शंका मत पैदा करो बेटा, दोनों बातें वहां पर सही हैं कि मैंने आपको क्या कहा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग कैरेक्टर है और मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो पिछले वाले में चूंकि ऑप्शन ऊपर नीचे लिखा हुआ है उसका आंसर होगा सेकेंडरी, लेकिन बेटा तीसरा भी गलत नहीं है ना, दोनों बातें सही है। अब देखो फिर से एनसीईआरटी आपके सामने पेज आया, यहाँ पर कई सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय द सेल डिवीजन। ऐसे आप भी बेटा इसको जो है इसको इस तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जहां जहां से क्वेश्चन आज मैंने उठाया है ईमानदारी से अंडरलाइन करोगे। अभी देखो चैप्टर दौड़ता है आपका, अब आज तो हम नहीं करा रहे, अगले टर्म से मैं खुद ही कराऊंगा। आज थोड़ा मुझे जल्दी है तो जरा क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की। रिप्रोडक्शन अफेक्टेड बाय, प्रजनन इनमें से किसके द्वारा प्रभावित होता है? सॉरी, फोटो पीरियड अफेक्टेड बाय यानी दीप्तकालिका, प्रकाश की मात्रा किसे प्रभावित करती है? प्रजनन को, मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। जल्दी से आंसर बताइए, पेज नंबर 5 इजी मोड। देखिए प्रकाश की मात्रा हमेशा बेटा प्रजनन को प्रभावित करती है, ठीक है। इसीलिए फसलों का समय अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर रहने वाले प्राणियों में प्रजनन का समय अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग प्राणियों को प्रकाश की अलग अलग मात्रा की जरूरत होती है। कुछ फसलें सर्दी में बोई जाती, उन्हें कम प्रकाश की जरूरत है,
जबकि कुछ मई जून में प्रजनन करती हैं तो उनको अधिक प्रकाश की जरूरत होती है। तो फोटो पीरियड का मतलब यहाँ प्रकाश कालता या दीप्त कालता। दीप्त कालता किसी भी स्थान के उपस्थित सजीवों के क्या करती है, सजीवों के प्रजनन को प्रभावित करती है। क्लियर हो गई बात। चलिए बात को बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन पेज नंबर 5 एनसीईआरटी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली व्हिच कुड बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ऑल ऑफ दिस। सजीव जंतु अपने वातावरणीय उद्दीपनों को के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। वो उद्दीपन कैसे होते हैं, भौतिक, रासायनिक, जैविक या इनमें से सभी। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। देखो बेटा, सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं के प्रति हम लोग क्या होता है, अभिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे फिजिकल में कोई चोट मार दे आपको, साउंड का प्रेशर और दबाव महसूस करना, है ना, ये सारी चीजें फिजिकल हो गई। केमिकल में जैसे मसाले हैं, नमक है, तेजाब है, इनके प्रति भी शरीर हमारा रिस्पॉन्स व्यक्त करता है। बायोलॉजिकल में एक सजीव दूसरे सजीव के प्रति इमोशन वगैरह व्यक्त करता है, साउंड को सुन करके प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के यानी भौतिक, रासायनिक और जैविक सभी प्रकार के उद्दीपनों के प्रति किसी सजीव के द्वारा रिस्पॉन्ड किया जा सकता है या किया जाता है। आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली व्हिच कुड बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सभी प्रकार की होती है। इस बात को आप अंडरलाइन करें पेज नंबर 5 पर। चले बात को करते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। देखो हमारा उद्देश्य है कि आपका 1 मिनट भी मैं बर्बाद ना करूं, है ना, और उसके लिए आपको क्या करना है, आगे बढ़े। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। एक बार फिर से वही, एक को दूसरे से मैच कराना है और नीचे जो कोड दिया गया उसके आधार पर चलना है। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, प्रोजेनी, रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी, सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली, इंक्रीज इन मास एंड नंबर। तो चलिए मैच कराते हैं। जब इसको मैच कराएंगे तो ग्रोथ में आ जाएगा चौथा, यानी ए का हो गया बेटा 4। मेटाबॉलिज्म क्या है, सम ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी, यानी सी का हो गया 2। अब बी छूट गया था, बी अब देखते हैं। बी में क्या होगा, बी का है रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, नई संतानों को उत्पन्न करना, यानी बी का हो जाएगा 1। बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद कॉन्शियसनेस, तो सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली, ये हो जाएगा हमारा डी का 3। तो 42-13 कहीं दिख रहा है आपको, 42-13। दोबारा से मिलाओ, एक बार दोबारा से मिलाते हैं। चलिए मिलाते हैं दोबारा से। देखो सबसे पहले हम क्या मिलाएंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं, ए बी सी और डी। तो एक क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ में क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन मास एंड नंबर, यानी ए का हो गया 4। बी रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, बी का हो जाएगा ए। मेटाबॉलिज्म, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, तो सी का हो जाएगा 2। कॉन्शियसनेस, सेंस एंड रिस्पॉन्ड, डी का हो जाएगा 3। तो ये हो गया 41-23। कोई ऑप्शन आपका है इसमें 32-41, 41-23, यानी इसका आंसर क्या आएगा बेटा,
इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, तभी हम कहें गड़बड़ क्या हो रहा है। क्लियर हो गया? इसका सही क्या हो जाएगा बेटा? 41, 23। आप मिला के देखें, पेज नंबर 3 और 5 दो जगह मिलेगा ये, और इजी मॉड का क्वेश्चन था। चलिए बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। All living organisms are linked to each other because सभी सजीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। They show a common cellular organization. They possess common genetic material of the same type. They share common genetic material but to varying degree. All of these. देखो पहला क्या है, क्योंकि सभी में एक ही प्रकार का कोशिकीय संगठन होता है। दूसरा, सभी में एक ही प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है। तीसरा, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। ये समान आनुवंशिक पदार्थ को एक दूसरे से में भेजते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भिन्नता होती है। चौथा है ऑल ऑफ दिस। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, वरना मैं बता दूंगा, आप रह जाओगे। इसका सही आंसर है बेटा सी, क्योंकि सबका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन समान नहीं होता, सब में कोशिकीय संगठन अलग अलग होता है। कभी भी सबका जेनेटिक मटेरियल एक समान नहीं हो सकता। अगर एक समान जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा तो सभी जंतु एक ही जाति के हो जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि जेनेटिक मटेरियल सभी शेयर करते हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। क्लियर हुआ? चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19, आज आप देख रहे हैं मैंने सब तरीके के क्वेश्चन लिए, एआर लिया, मैचिंग लिया, स्टेटमेंट लिया और नॉर्मल क्वेश्चंस भी लिए हैं। और बेटा आजकल का जो क्वेश्चन का पैटर्न है नीट का 2023 का, अगर आप पेपर देखेंगे बेटा तो इसी तरीके का आ रहा है। अब सिंगल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे साधारण क्वेश्चन बिल्कुल कि ऊपर स्टेटमेंट लिखा, ये ऊपर एक बात लिखी है और नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, ऐसे केवल 48 क्वेश्चन आएंगे। बाकी 52 जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? वो सम्मिश्रण वाले क्वेश्चन होते हैं। मैच द कॉलम्स, स्टेटमेंट्स और एआर, अब सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब भी कोई चैप्टर करें तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस को करें, जैसे कि आपको आज मैं करा रहा हूं कि सभी प्रकार के क्वेश्चंस थे। चलिए एआर को पढ़ते हैं। पेज नंबर 3, मीडियम एसर्शन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो। रीजन दे ग्रो बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। अरे यार बिल्कुल सरल है, जल्दी से बताओ। ये मीडियम लिखे हैं लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए बेटा। दोनों बातें सही है यार, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ असर्शन। बिल्कुल सही लिखा हुआ कि जितने भी निर्जीव हैं वो भी वृद्धि करते हैं, परंतु उनमें होने वाली वृद्धि जो होती है वो बाहरी पदार्थों के उनकी सतह पर जमा होने के कारण होती है। तो दोनों बातें सही हैं, बात भी सही है, उसका कारण भी सही है, तो पहले वाला बात बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। वेरी गुड, एक एआर और आ गया। चलिए असर्शन में लिखा हुआ रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रजनन के आधार पर किसी भी सजीव को हम सजीव नहीं कह सकते हैं। रीजन क्या है? मूल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। जल्दी से बोलो कौन सही होगा, जल्दी से बोलो। देखो ये बिल्कुल बात यहां भी बिल्कुल सही है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे अगर तो मोल्स के अलावा वर्कर बी और इनफर्टाइल कपल्स जो होते हैं वो क्या नहीं करते हैं? वो बेटा प्रजनन नहीं करते हैं। तो बात समझ में आ गई हमारी। ये थे आज के बिंदास क्वेश्चन, जिसमें पूरी तरीके से इस चैप्टर को कवर किया गया, और आशा करते हैं कि खुद भी जुड़ेंगे और जुड़ने के साथ साथ और लोगों को भी अपने साथ जोड़ें। और बेटा एक बड़ी कंजूसी करते हो कि एक तो नेट बचाने के चक्कर में बाद में देखते हो
और दूसरी चीज क्लास को लाइक तक नहीं करते हो यार, कैसे हम मोटिवेट होंगे? हम आपके लिए पूरे दिन रात जुटे रहते हैं और आप थोड़ा सा काम नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।